एज अ स्टार्टअप आपने कैसे ग्रो किया? क्योंकि हमारा जो यूथ है वो आज पढ़ाई करने के बाद स्टार्टअप सुनता है तो उसके मन में भी होता है कि मैं कुछ अच्छा करूं। जब तक आपको ये ना लगे कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा आइडिया या सर्विस है जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, तब तक स्टार्टअप नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ओला की ही दूसरी कॉपी बनानी है या आपको जोमैटो ही एक और बनाना है तो आप लंबा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। न धैर्येण बिना लक्ष्मी, न शौर्येण बिना जयः, न ज्ञानेन बिना मोक्षो, न दानेन बिना यशः। तो धीरज के बिना लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती और वीरता के बिना विजय की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है और दान के बिना यश नहीं मिलता। चारों बातें बहुत जरूरी हैं और सबसे जरूरी जानना ये है कि आज हम मोक्ष की बात क्यों कर रहे हैं। शायद इसलिए कि आज हम जिससे बात करने जा रहे हैं उनके नाम में ही मोक्ष है। और ये बिल्कुल सच है कि हम सब एक ऐसे दिन की कल्पना करते हैं, एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करते हैं जिसके अंत में हमें लगे कि जिस काम के लिए इस दुनिया में आए थे वो कर पाए, जैसी जिंदगी जीना चाहते थे वो जी पाए, और जो शांति और सुकून जीवन के अंत में मिलना चाहिए था शायद उसे ही मोक्ष करते हैं। आज की बातचीत हम करने जा रहे हैं जिनसे, जैसे मैंने कहा, उनके नाम में ही मोक्ष है। तो वो है हमारी डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रियंका। थैंक यू दीदी। और डॉक्टर प्रियंका इज MBA इन मार्केटिंग, PhD स्कॉलर हैं और डायरेक्टर हैं एक बहुत ही फेमस स्टार्टअप की जिसका नाम है वायु, जो कि पूरे देश में जाना जाता है। और इनका जो स्टार्टअप है, इनकी जो कंपनी है, प्रधानमंत्री ऑफिस को स्टार्टअप को लेके जो सलाह दी जाती है उसमें जो 12 कंपनियां सिलेक्ट हो गई हैं उनमें से एक है। इसके अलावा 2019 में इन्हें एक अवार्ड मिला है, 2020 में उन्हें एक अवार्ड मिला है जिसके बारे में हम बातचीत के दौरान आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले मैं प्रियंका से बात की शुरुआत करना चाहूंगी कि आपने मार्केटिंग में MBA किया है और आपने PhD भी किया है। दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, आसानी से नहीं होते, लेकिन इसके अलावा भी आपको इतना बड़ा स्टार्टअप बनाने के लिए और एक अच्छे लेवल तक उसको ले जाने के लिए बहुत सारी इनफॉर्मल लर्निंग्स कहीं ना कहीं से मिली होंगी। तो वो अनौपचारिक शिक्षाएं क्या थी और कैसे मिली? सबसे पहले तो दीदी थैंक यू, इतने एक अच्छे पीछे एक मोटिव के साथ में आपने ये जो मुझे इनवाइट किया है, और मैं चाहूंगी कि आज के हमारे डिस्कशन से वो चीज़ हम युवाओं तक पहुंचा पाएं। जब आप किसी ब्रांड की बात करते हैं, जब आप एक प्रोडक्ट को दुनिया भर में बताना चाहते हैं कि ये भी एक प्रोडक्ट है और इसका नाम वायु है, तो इसके पीछे बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा प्रिपरेशन लगता है, टाइम लगता है और पेशेंस लगता है। MBA और डॉक्टरेट करने के बावजूद, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट था, मैं तो ये बोलूँगी ईश्वर की कृपा थी कि शुरुआत के 2-3 सालों में ही मुझे और जो मेरे हस्बैंड प्रणव जी हैं, जो ये इन्वेंटर हैं इस प्रोडक्ट के, हम दोनों को ईश्वर ने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए कि हमने वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सीख ली। जो बोलते हैं ना कि बिजनेस में ठोकर खाकर ही आप सीखते हो, वो ठोकरें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ हमको ये समझ में आया कि हम अगर कोई आइडिया पे बिलीव करते हैं और अगर हम उसको ले जाके मार्केट में और या बैंकर के पास बात करना शुरू करें कि भाई हमको फंड दे दीजिए या ऐसा, वो नहीं देगा, आपको पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने ये समझा कि नहीं, हम अब पहले अपने जेब का हर एक रुपया लगाकर ये विश्वास दिलाएं सबको कि भाई ये प्रोडक्ट बिलीवेबल है, ये वर्केबल है, इसलिए देखो हमने अपना सब कुछ लगा दिया। तब जाके जब वो चलने लगेगा तो बैंकर्स आएंगे। ये पहली लर्निंग हमने ली। तो हमने रोलिंग करना शुरू कर दिया, हम रुके नहीं किसी के लिए भी। हमारे पास फैक्ट्री नहीं थी तो हम थर्ड पार्टी से बनवाने लगे मशीन्स, हमने टेस्टिंग करना शुरू कर दिया।
सेकेंड लर्निंग दीदी, ये एजुकेशन के बावजूद मुझे ये समझ में आया कि अगर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बेचना है तो टेक्नोलॉजिकली आपको भी साउंड होना जरूरी है। प्रणव जी ने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट ले लिया था बिकॉज उनको थ्योरी नहीं मजा आ रहा था, वो प्रैक्टिकली काम करना चाह रहे थे। 14 साल इतने सारी कंपनीज में काम करने के बाद में जब उन्होंने इन्वेंशन किया तो इन्वेंशन को जैसे भारतवर्ष में एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम जुगाड़ बोलते हैं, जबकि यूएस में उसी को टेक्नोलॉजी या R&D बोलते हैं कि रिसर्च करके इनोवेशन हुआ है, इन्वेंशन किया है, हम जुगाड़ बोल देते हैं। वो जुगाड़ शब्द कहीं ना कहीं मैंने ही बीइंग अ वाइफ प्रणव जी के लिए बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेंशन को एक्सेप्टेंस नहीं दिया। तो जब वो एक्सेप्ट हुआ मार्केट में तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूं और अगर मुझे मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रणव जी ने मुझे इस कंपनी का CMD बनाया कि आप इसको लीड करेंगी और बाकी डिपार्टमेंट्स आपको रिपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टेक्नोलॉजी को जानूं। तो ये जो इंडस्ट्री है, HVAC इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, एयर कूलिंग प्रोडक्ट है हमारा, मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो मैंने आज भी मैं कई बार शाम की क्लासेस ले लेती हूँ कि क्या है, व्हाट इज, अगर कोई पार्ट है, जैसे कोई कंपोनेंट लगता है जो हमारे इसमें, उसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं, या प्रोडक्शन लाइन पे जाना है, नट बोल्ट के MM कैसे नापे जाते हैं, मैंने वो सीखा। आई वॉज रेडी टू लर्न बिकॉज मैं बिना सीखे वहां नहीं जाना चाह रही थी और मैं अपने आप को कहीं भी गलत प्रूव नहीं करना चाह रही थी। एक ऐसा स्टेज भी आया जब, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत विमेन लीड नहीं करती हैं, तो कोई मिलने आते थे, समझने आते थे, डीलर बनने आते थे, तो प्रणव जी को फोन करते थे कि सर आप तो हैं नहीं, भाभी जी बैठे हैं, उनसे क्या बात करें हम, तो वो कैसे बताएंगी प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रणव जी बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते थे आप उससे मिलो, उसको सब पता है, जितना मुझे पता है उसको पता है, और अगर वो आपका जवाब नहीं दे पाए फिर आप मुझसे बात करिएगा। तो वो कॉन्फिडेंस को मुझे जीना था, तो मैंने अपने आप को प्रूव किया और पढ़ा और सीखा और आगे बढ़े। तो दीज आर सम इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग्स जो मुझे इस पूरी जर्नी के दौरान मिली हैं कि यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको अगर नहीं मालूम उस फील्ड का, कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आपको इनिशियली स्टार्ट करना है, आप रुक नहीं सकते। तो सर्टिफिकेट एजुकेशन के बाद भी बहुत कुछ सीखने को रह जाता है। एक बार आपकी जब एजुकेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद ये नहीं सोचना कि मैंने MBA कर लिया है या मैंने MPhil कर लिया या PhD कर लिया है। जिंदगी की पहली लर्निंग तो वहीं से शुरू होती है, जब आप या तो अपने पहले जॉब के लिए निकलते हैं या कुछ नया करने के लिए। बिल्कुल, और अगर एक्सेल करना है तो सीखते जाना है। आज भी हम रोज कई चीजें सीखते हैं। बिल्कुल। तो प्रियंका, ये वायु है क्या? जी, दीदी एक्चुअली मार्केट में अभी तक ये था कि अगर आपको एयर कूलिंग करनी है, एक स्पेस में आपको कन्वीनियंट कंफर्टेबल टेम्परेचर बनाना है, तो मेजरली 2 ही प्रोडक्ट्स थे। एयर कूलर जिसमें पानी पैड्स पे जाता है, गर्म हवा टकराती है, एवेपोरेशन होता है और अंदर 2 से 3 डिग्री का बाहर के टेम्परेचर से ड्रॉप आ जाता है। उसमें कुछ दिक्कतें थी कि भाई पानी बहुत लगता है, सुंदर नहीं दिखता है, मैं नहीं खिड़की ब्लॉक करना चाहता, या 3 डिग्री मुझे चलता नहीं, मुझे तो और टेम्परेचर डाउन चाहिए, या फिर बारिश में बहुत पसीना आता है, चिपचिपाहट बहुत करता है कूलर। दूसरी तरफ था AC, जो कि दिखने में सुंदर है लेकिन उसकी पावर कंजम्पशन बहुत हाई है। इतनी हाई है कि ज्यादातर घरों में जो AC लग जाता है वो यही चिल्लाते रहते हैं कि दरवाजा बंद रखो, कब से AC चला रखा है, बंद करो, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो वो फैक्टर था। सेकेंडली, इको फ्रेंडली नहीं है बिकॉज इसके आउटडोर से हीट एमिशन बहुत होता है, प्लस इसको जो ठंडा करने के लिए एनर्जी चाहिए वो बहुत हाई है, तो इससे कार्बन एमिशन लेवल्स भी बढ़ता है। तो वायु इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट है जो इन दोनों के बीच के गैप को फिल करता है। हमने इवेपोरेटिव टेक्नोलॉजी में कंप्रेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी को फिट किया है, जिससे हम पानी को ठंडा करते हैं, प्लस एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिससे हम पानी के साइकिल को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम डक्टेबल्स के थ्रू, ग्रिल्स के थ्रू सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसा माहौल बनाते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि बाहर के टेम्परेचर से हम 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं। AC के कंपैरिजन में 80% पावर सेविंग देते हैं। हमारी मशीन में कंप्रेसर लगे होने के बावजूद हम उसकी जो गर्म हवा है वो मशीन के बाहर एनवायरनमेंट में हीट एमिशन नहीं करते, तो हम एक ग्रीन टेक्नोलॉजी भी हैं। हम सेम कैपेसिटी के कूलर के कंपैरिजन में 60% पानी की भी बचत करते हैं
और ये पूरी तरह से 100% फ्रेश एयर बेस्ड है। कोविड में आपने सुना होगा एसी बंद कर दिए गए थे, बिकॉज एक रूम के ही एयर को वो रिसर्कुलेट करता है, तो अगर एक को बीमारी है तो सबको हो जाती है। वायु पूरे वक्त 100% ऑक्सीजन युक्त 100% फ्रेश एयर अंदर डालता है। तो जब फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेज में या इवन बंगलोज में ऐसे बड़े स्पेसेस होते हैं जहां पर लोग एसी नहीं लगाना चाहते, लिविंग एरिया है, ओपन है, लोग आएंगे जाएंगे, ऐसी जगहों पर वायु को प्रेफर किया जा रहा है। और इनफैक्ट आपको बहुत खुशी होगी, इंदौर से हमने फीफा वर्ल्ड कप के बीच रेस्टोरेंट्स तक किया, बिकॉज उनको फ्रेश एयर बेस्ड कूलिंग चाहिए थी। सो फ्रेश एयर बेस्ड कूलिंग अगर आप कैपेसिटी में देखें तो वायु आज की डेट में एक रेवोल्यूशन बन गया है। आज की डेट में हर स्कूल, बैंक्वेट हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सभी लोग वायु को प्रेफर कर रहे हैं। सो दिस इज टेक्नोलॉजी। तो ये घरों के लिए भी है और बड़े स्पेसेस के लिए भी है, जहां पे कितना भी बड़ा स्पेस हो उसको भी वायु कवर करता है। बिल्कुल। तो हम 1000 स्क्वायर फीट एक मिनिमम कैपेसिटी है जहां से शुरुआत करते हैं, और जितना भी बड़ा हो, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं लाखों स्क्वायर फीट की, तो मल्टीपल यूनिट्स लगाकर हम इससे एयर कूलिंग करते हैं। और जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से कंसल्टेंसी भी करते हैं। कई जगह पर ह्यूमिडिटी कम चाहिए, कई जगह पर कूलिंग सिर्फ ऑपरेटर को चाहिए, मशीन को नहीं चाहिए, तो वहां क्यों हम पूरे एरिया को ठंडा करें, हम केवल ऑपरेटर के ऊपर हवा डाल देते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस भी आप वायु के साथ कर पाते हैं, ऐसे चेंजेस भी आप वायु के साथ कर पाते हैं। जैसे आपको कम कूलिंग चाहिए, ज्यादा कूलिंग चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पेस का कूलिंग चाहिए, या पूरे स्पेस का चाहिए, तो ये भी हम कर पाते हैं वायु के साथ। कई जगह पर दीदी घर आजकल डबल हाइट्स के बनते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हीट कैसे वो करें। आजकल ग्लासेस बहुत यूज होते हैं जो हीट को और बढ़ाते हैं, हीट लेवल्स को, हीट लोड को। वहां पर भी जो अगर कूलिंग करना हो तो जो ऑप्शन आता है वो वायु का ही आता है, बिकॉज हम उस तरह से उसको डिजाइन करते हैं कि जो 24 से 26 डिग्री का ग्रीन टेम्परेचर है। HVAC इंडस्ट्री ने और यूनाइटेड नेशंस ने बोला अगर आप 24 से 26 डिग्री के तापमान में बैठते हैं तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके एसी के लिए भी अच्छा है, या वो टेम्परेचर इज रियली प्रोडक्टिव अगर आप उसमें बैठे तो। वो तापमान हम पूरे साल भर मेंटेन करते हैं। बारिश में भी वायु से आपका पसीना नहीं बहेगा, ये हमारी गारंटी रहती है। सो बिना चिपचिपाहट की पूरे साल एक कंफर्ट कूलिंग के लिए वायु इज द सोल्यूशन। वायु एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको उतनी कूलिंग देता है जितनी की आपको जरूरत है। यदि कहें एज अ स्टार्टअप आपने कैसे ग्रो किया, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो आज पढ़ाई करने के बाद स्टार्टअप सुनता है तो उसके मन में भी होता है कि मैं कुछ अच्छा करूं अपने लिए, अपने समाज के लिए। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि ज्यादातर स्टार्टअप, अभी अगर मैं कोई स्टडी उठाऊंगी तो 80 to 85% करीब स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो साल भर के बाद बंद हो जाते हैं, कुछ 2 साल तक सरवाइव करते हैं, और अल्टीमेटली सिर्फ 10 से 12% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो सरवाइव करते हैं और अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। इसका कारण क्या है, और क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चे उस तरीके से स्टार्टअप पे मेहनत करें कि वो बैक ना हो? स्टार्टअप को एक हाइप की तरह लिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ आइडिया ले लेंगे, कुछ लोग पैसा लगा लेंगे, कुछ हम स्टाफ हायर कर लेंगे और बस चल पड़ेंगे। आपने चूंकि एक स्टार्टअप को जिया है और एक अच्छे लेवल पे ले गई हैं, व्हाट इज अ स्टार्टअप फॉर आवर यूथ? भी आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो यूथ तक पहुंचना चाहिए। मैंने ये स्टार्टअप को खड़ा किया है और अभी मैं स्टार्टअप कम्युनिटी को जानती भी हूँ बहुत करीब से, बिकॉज कुछ हम अच्छा कर पाए तो बहुत जगह बुलाया जाता है एज अ स्पीकर। मैं कई स्टेजेस पे मेंटोर भी हूँ। स्टार्टअप एक फैशन बन गया है और जैसे फैशन को बदलता रहता है तो लोगों को लगता है यही करना चाहिए। तो इवन आजकल पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होती ये बोलने में कि मेरा बेटा तो स्टार्टअप करेगा। मुझे लगता है अगर आपको स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक कंपनी के डिफरेंट रोल्स क्या क्या होते हैं, उसके अंदर कितने फंक्शंस होते हैं, कितने ऑपरेशंस होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। बहुत दुख होता है ये जान के कि ऐसे लोग भी कुछ भी स्टार्टअप खोल लेते हैं, किसी की कॉपी कर लेते हैं, उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं होता।
यूनिक सेलिंग प्रिपोजिशन नहीं होता कि अगर सपोज मैं एक पौधा बेच रहा हूं तो इस पौधे को मैं कैसे दुनिया को प्रेजेंट करूंगा कि कस्टमर उसको उस रीजन से खरीदेगी। पौधा तो बहुत लोग बेचते हैं, पर एक कोई ऐसा यूनिक रीजन जिसकी वजह से वो पौधा बिक जाए। कोई ऐसा सर्विस, कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या हमारे पास में जिसको हम मार्केट में लॉन्च करें। जब तक आपको ये ना लगे कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा आइडिया या सर्विस है जिसकी मार्केट में जरूरत है, तब तक स्टार्टअप नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ओला की ही दूसरी कॉपी बनानी है या आपको जोमैटो ही एक और बनाना है तो आप लंबा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका आइडिया यूनिक है और आपको लगता है कि मैं उसमें 100% अपना मेहनत, टाइम डिवोट कर सकता हूं और मेरे को विश्वास है इस पे कि ये सक्सेसफुल होगा। हमने जब शुरुआत की तो हमने हमारे सारे बैकडोर्स बंद कर दिए, हमने सब कुछ जो हमारे पास था वो सब लगा दिया, सारी पूंजी लगा दी, हमारा खुद का घर हमने सेल ऑफ कर दिया। रीजन बीइंग कि हमको ये लगता था कि इनिशियल कैपिटल के हम वेट नहीं करेंगे और हमको इस आइडिया पे विश्वास था कि ऐसा कुछ है ही नहीं मार्केट में। तो यूनिक होने की वजह से हमने ये किया। और जब हम रोलिंग में आए तो फिर अब लोग आते हैं पैसा लगाने के लिए। जब आप कहीं पहुंच जाते हो तो ये जो बच्चों को एक गलत फहमी है कि आप शुरू करोगे और वीसी आएंगे और पैसा लगा देंगे, ऐसे नहीं होता है। जब एक आइडिया स्टेज पे होता है तब पैसा लगाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और आप जब इनिशियल स्टेज पे अपने स्टार्टअप में पैसा लगवा भी लेते हो तो आपका एक बहुत बड़ा शेयर चला जाता है आपके पास से। मैं नहीं इमेजिन कर सकती हूं ऐसे किसी बिजनेस को खड़ा करना कि जिसको मैं बेचने के लिए खड़ा करूं। मुझे वो लगता है कि वायु मेरा बच्चा है, वो मैं अपने बच्चे को बेच ही नहीं सकती हूँ। मुझे तो नाम बनाना है, पैसा तो मैं कितना ही कमा लूंगी। तो आपने इनिशियली 60% तक दे देते हैं बच्चे इनिशियली वीसी को लाने के लिए, उनके पास 40% बचता है। जब तक वो प्रोटोटाइप स्टेज पे आते हैं उनको फिर पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए छोटे से पैसे के लिए वो फिर 20% 30% देते हैं। जब तक वो मार्केट में लॉन्च होता है ऑलरेडी वो बंदा 10% पे या 5% पे होता है। 5% शेयर के लिए मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है काम करने का। फिर उसको लगता है कोई बात नहीं, दूसरा स्टार्टअप शुरू करता हूं। कई केसेस में तो ये भी होता है कि वो आइडिया लेके चलता है, वो कॉपी आइडिया लेके चलता है, सोचता है कि पैसा लेकर और स्टार्ट कर दूंगा और मजे। या फिर पेरेंट्स से पैसा ले लेते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं मेरा ये स्टार्टअप काम करेगा, एंड दे कन्विंस देम एंड टेक मनी। पेरेंट्स का पूरा कैपिटल ड्रेन ऑफ कर देते हैं। क्योंकि स्टार्टअप में आपको मोटिवेशन चाहिए, आप लंबे समय तक चाहिए। रोज आपको एक नई दिक्कत आएगी, उस दिक्कत का आपको सामना करना है और आपको एक कदम आगे लेना ही है। जब हमने शुरुआत की हमारी केवल 5 लोगों की टीम थी दीदी, और हम उन 5 लोगों को कैसे लाए मैं जानती हूँ। हम कन्विंस करते थे कि आप हमें ज्वाइन करो, क्योंकि हर कोई ब्रांडेड कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, अननोन ब्रांड को कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो हमको सपना दिखाना पड़ता था, जो सपना हमारा है वो उनको हम पास ऑन करते थे, तो एक बंदा हमको ज्वाइन करता था। इनिशियली हमने कॉल भी उठाए हैं, मैंने रात में फैक्ट्री में खड़े होकर 12-12 बजे तक ट्रक्स भी डिस्पैच किए हैं, फिर सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे। प्रणव अपनी वैगन-आर में पूरी फैक्ट्री घूमते थे जस्ट टू गेट ऑर्डर, जस्ट टू टेल आइडिया कि यार ये नया आइडिया और ये चलेगा सर, आप लगा के देखिए, एक लगा के देखिए। देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट्स, मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल है। और ये मुझे लगता है आज की डेट में जो मीडिया है या जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इवेंट्स करते हैं, सिर्फ सक्सेस स्टोरी बताते हैं। आई वॉन्ट देम टू टेल द फेलियर स्टोरीज ऑल्सो, द स्ट्रगल स्टोरीज ऑल्सो। बिकॉज क्या आप उतनी मेहनत और स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं, या आप अपने माँ बाप का पैसा लगा के 6 महीने में नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, हमें तो वीसी नहीं मिल रहा। कई स्टार्टअप्स तो आपको हैरानी होगी दीदी कि वो मार्केट में आते ही इसलिए हैं कि हम वीसी ढूंढेंगे। वो पहले 3-4 महीने में ही अपना सारा कैपिटल बॉम्बे दिल्ली ट्रैवल करने में और पिचिंग करने में ही वेस्ट कर देते हैं। सो मेरा यही कहना है कि अगर किसी बच्चे को कुछ लाइफ में करना है, सबसे पहले यू शुड बी रेडी विद द प्लान। स्टार्टअप एक क्विक ऑप्शन आ गया है टू स्टार्ट एनीथिंग, बट दैट इज अ बिजनेस एक्चुअली। स्टार्टअप वर्ड दिया गया ताकि इवन अ स्मॉल पर्सन कैन स्टार्ट इफ ही हैज अ न्यू आइडिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए आया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक्स है प्लान। डू यू हैव अ राइट प्लान विद यू? आप कैसे ग्रो करोगे, आपका क्या यूएसपी होगा, आपका क्या मार्केटिंग प्लान है, आपका क्या प्रोडक्शन प्लान है, आप कैसे डिलीवर करोगे, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप पहला
एड कैसे डालोगे, आपकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या होगी, आपका कम्युनिकेशन क्या जाएगा, आपका लोगो का कलर क्या होगा, क्या कलर कॉम्बिनेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और इनिशियल डेज में वो आपको अकेले करना है, आप ही उस ऑफिस के पियून हो, आप ही उस ऑफिस के डायरेक्टर हो। इस बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मैं एड्स देखती हूँ कि आपको अगर बड़ा आदमी बनना है और बड़ा बिजनेस बनाना है तो एक बात ध्यान रखो कि सारे काम आपको नहीं करने हैं, आपको इसके लिए भी लोग रखने हैं, आपको उसके लिए भी लोग रखने हैं, उसके लिए भी लोग रखने हैं, तभी आप बड़े आदमी बनोगे। लेकिन ये बात यदि आप प्रियंका से समझते हैं तो ये समझिए कि बड़े होने के लिए छोटा होना कंपलसरी है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे प्रियंका ने कहा कि आपके ऑफिस के एमडी भी आप हो, आपके ऑफिस के पियून भी आप हो, शुरुआत आपको वहीं से करनी पड़ेगी। पहले दिन से अगर आप 20 लोगों की टीम लेके बैठेंगे तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और आप वो 20 लोगों की टीम के इकट्ठा करने के लिए लोगों के पास जाते हो पैसा मांगने के लिए, और वो पैसा मांगने में जैसे प्रियंका जी ने कहा कि आप 6 महीने उसमें लगाते हो, बजाय अगर 6 महीने आपने काम किया होता तो आपने उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा कर लिया होता, एक हाइट दे दी होती, और उस हाइट के दम पे शायद लोग अपने आप आपके तक आते। तो बड़ा बनना अच्छी बात है बच्चों, लेकिन बड़ा बनने के लिए छोटा होना कंपलसरी है। ये पहला सबक और सबसे महत्वपूर्ण सबक आप यहाँ से लेके जाइएगा। दूसरी बात, क्या आपने भी ऐसी कोशिश की थी जब आपने शुरू किया तो आपको भी लगा कि किसी से बहुत सारा फंडिंग ले लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं? क्योंकि अभी स्टार्टअप का मतलब ये हो गया है कि आप कुछ आइडिया आप पेपर पे बना लो, आपने एक फाइल बना ली और फाइल लेके यू स्टार्टेड पिचिंग। आप ज्यादा अच्छे से जानती हैं, यदि किसी चीज को आप जीते नहीं है तो आप किसी और को समझा भी कैसे पाएंगे? यदि आपका कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है, आप उसको खाना पीना सोना यदि सब आप उसके साथ नहीं करते हैं तो वो आपके इंटरनल सिस्टम में ही शामिल नहीं है। तो जो चीज आपके इंटरनल सिस्टम में शामिल नहीं है वो किसी और को कैसे कन्विंस करा पाओगे? पहले उस आइडिया को आपको जीना पड़ेगा। जब आपने ये शुरू किया था तो क्या आपने भी ऐसे सोचा था शुरू में कि हम लोगों को इकट्ठा करें और लोगों से बात करें और पैसा ले आएं? कब ऐसा लगा कि लोगों की चिंता किए बिना काम शुरू करते हैं? इनिशियल डेज में जब हमने 2015-16 में स्टार्ट किया था तब स्टार्टअप जैसा वर्ड नहीं था। ये जो कम्युनिकेशन है ये 2018 से आया, स्टार्टअप पॉलिसी आई और तब ये आया। तो जो था वो बिजनेस ही था, लेकिन ये मालूम था कि हाँ लोन्स मिलते हैं मार्केट में, कुछ स्कीम्स थी मार्केट में, क्योंकि हमने तो सब कुछ लगा दिया था इनिशियली। बट हमें एक चीज स्टार्टिंग से मालूम थी कि जब हम इसको चलने लायक बना देंगे तभी हम इसमें बैंकर के पास जाके बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तब बैंक ही थे, तब वीसी नहीं थे। जब 16 में शुरुआत करी तो ये लगा कि यार ये फंड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, इनिशियल कैपिटल खुद का ही लगाते हैं, बिकॉज वी हैव कॉन्फिडेंस कि हमारा आइडिया अच्छा है और रेवोल्यूशनरी है। हमने पहला पैसा वहां से लाया, रोलिंग में लाना शुरू किया क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था। मुझे ये लगा कि अगर हम दुनिया को ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है। तो हमने कोशिश किया कि हम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें और हम अपनी पहचान वहां से बनाएं। तो हमने छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट शुरू किया जहां पर बिना एंट्री फीस की हमको एंट्री मिले। आज भी हमारे वायु का एक पॉलिसी है कि ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन जहां एंट्री फी हो हम नहीं पार्टिसिपेट करते। अगर मेरिट पे, अगर मेरे अचीवमेंट पे मुझे कहीं अवार्ड मिल रहा है हम वहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इनिशियली मैंने वो स्टार्ट किया, तो उससे एक कंपटीशन जीतने से योर स्टोरी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने हमें कवर किया। उस वक्त हमको योर स्टोरी की ताकत नहीं मालूम थी 2017 में। जैसे ही वो आया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें कॉल्स आने लग गए कि हम आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, हमें डीलर बनना है। दूसरा पैसा वहां से आना शुरू हो गया। तब तक स्टार्टअप कम्युनिटी आ गई 2018 में, और ये एक पिचिंग का एक बड़ा ग्लैमरस बोलूंगी कि वर्ल्ड एक दिखाई दिया कि अरे वाह, बस अपना आइडिया पिच करो, 10 वीसी बैठे रहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करते हैं और आप पे पैसा लगाते हैं। इट वाज साउंडिंग सो अट्रैक्टिव एंड इजी। हमने उस वक्त जो थोड़ा बहुत कैपिटल कमाया था, मैं ये बोलूंगी वो हमारा गलत डिसीजन था। हमने 2-3 महीने बॉम्बे दिल्ली ट्रैवल करने में, साथ में पिचिंग में वेस्ट किया। और ऐसा कई बार हमको महसूस हुआ कि यार कोई बात नहीं, 3 दिन रुकना है, 3 दिन रुक के पिच करना है और फिर एक बिजनेसमैन हमें पैसा लगाएगा। और ऐसा स्टेज भी आया कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने हमको कहा कि हम आज चेक देते हैं, ये चेक लो और ये बताओ कि आपका पेटेंट ब्रेक कैसे हो सकता है। सो यू नो दैट मोमेंट वी डिसाइडेड कि नहीं यार ये गलत। तो उन्होंने ये कहा कि आप तो पेटेंट ही मुझे दे दो, ब्रेक करके मेरे नाम पे पेटेंट दे दो, मैं जितना चाहूँ उतने पैसा देता हूँ। एब्सोल्युटली। सो
वो जो एक कॉन्सेप्ट उस दिन मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि ये दुनिया ही इससे शायद अभी नहीं हम सही हैं, ये स्टेज सही नहीं है। VCs आर देयर जो एक्चुअली आपको सपोर्ट करते हैं, मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं, बड़ा करते हैं। मुझे लगता है स्टार्टअप्स को ये समझना चाहिए कि जो बिजनेस पार्टनर आपका पार्टनर बनना चाहता है, ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ मैरिज, कि वो आपके साथ एडजस्ट कर सकता है क्या आप उसके टेम्परामेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? काइंड ऑफ बिजनेस मैरिज। यस। सो क्या आप उसके टेम्परामेंट के साथ एडजस्ट कर पाएंगे? केवल पैसा लेके और आपका काम चल जाएगा विल नॉट सफाइज। और क्या उसके साथ आने के बाद हम हमारी रूल बुक पे बने रह पाएंगे? जैसे एक बहुत अच्छी बात प्रियंका जी ने अभी कही, जो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, कि हम ऐसे किसी स्टेज को शेयर नहीं करते जहां अवार्ड देने के लिए कोई फीस होती है। इससे आप खुश हो जाते हो कि मुझे अवार्ड मिला है। बहुत सारे लोगों तक ये चला जाता है कि अरे आपको थोड़े से कंग्रेचुलेशंस मिल जाते हैं, बधाइयां मिल जाती हैं, लेकिन आपको अंदर पता होता है कि उस स्टेज पे खड़े रहने के लिए आपने कुछ पे किया है, वो आपको आपके काम की वजह से नहीं मिला है। ऐसी जो सो कॉल्ड खुशियां हैं या सो कॉल्ड चीजें हैं, इनके चक्कर में यदि आप पड़ गए तो आप इसी में उलझते रहेंगे। बेहतर है कि एक्चुअल आपने जो किया है उसके लिए अगर आपको 2 लोग भी बधाई दे रहे हैं, उसको सिर आंखों पर रखो और मेहनत पे विश्वास करो। मुझे ऐसे लगता है किया गया काम कभी बर्बाद नहीं होता, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका आउटपुट आपको जरूर मिलता है। तो अपने पे विश्वास रखें, अपने काम पे विश्वास रखें। अच्छी स्थितियां आने में थोड़ा समय लगता है पर आती जरूर है। इट टेक्स टाइम और आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है हर मोमेंट पे। मुझे ऐसी बहुत सिचुएशंस याद हैं जहां पर कभी मुझे लगता था कि यार कैसे होगा, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसको क्या करें। कभी प्रणव मेरा सपोर्ट सिस्टम बने, कभी मैं प्रणव जी का सपोर्ट सिस्टम बनी। ऐसे भी मौके आए कि हमने 2018 में सोचा कि हम खुद की फैक्ट्री बनाते हैं, क्योंकि हर साल हम फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे थे, छोटे से बड़े में और बड़े में। और मुझे लगा कि बार बार मशीन उठा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, हमें अपनी खुद की फैक्ट्री बनानी चाहिए। तो हमने पीतमपुर में लैंड खरीदी और हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन का वो भी स्टेज आया जब कंस्ट्रक्शन वाले बंदे ने हमसे फंड्स ले लिए पहले ही और भाग गया, क्योंकि हम बिजनेस फैमिली से थे ही नहीं, हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, तो हमको मालूम नहीं था कि एडवांसेस कैसे देने चाहिए। और फिर हम एक 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में, ऊपर सिर्फ छत थी और बारिश का मौसम आ जाता था, तो हम लोग इतने से एरिया में स्क्वीज करके प्रोडक्शन करते थे, लेकिन करते थे इधर से भी पानी इधर से भी पानी। तो वो दिन भी देखे हैं, वो दिन भी देखा है कि जब ट्रक चढ़ रहा है और अगर 2 ही मैन पावर है तो शायद हाथ भी लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो वो मेहनत भी करने को तैयार थे और हमने वो किया है। कई बार ऐसा भी डिसीजन लिया कि यार कोई बात नहीं, इतने लोग कॉल कर रहे हैं, सबको डीलरशिप बांट दो, और समझ में आया नहीं ये तो ब्रांड नेम खराब कर रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है क्लाइंट को, और सर्विस हमारी कंपनी की प्रायोरिटी है। तो हमने कहा कि नहीं, इस डीलर को बंद कर दो और एथिकली पूरा माल भी वापस करो, इसको पैसा भी वापस करेंगे। सो ये जो एथिक्स हमने फॉलो की और जो मेहनत करी है, वो मेहनत आज भी इतना काम आती है कि हमको मालूम है कि डिस्पैच में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हमको मालूम है कि अकाउंट्स में ईवे बिल कैसे बनता है, या अगर कल अकाउंटेंट नहीं है तो हम अकाउंटिंग हैंडल कर सकते हैं, या प्रोडक्शन में ऑपरेटर्स नहीं है तो हम प्रोडक्शन भी हैंडल कर सकते हैं, या कैसे पूरा HR सिस्टम चलता है, सेल्स कैसे हैंडल होती है। जब तक आप खुद वो ऑपरेशंस नहीं करेंगे, आप लोगों से वो काम नहीं करा सकते। आज 7-8 साल बाद हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमारी कंपनी में एस्टैब्लिश किया है। अभी तक हम डायरेक्टली हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट से ही कोऑर्डिनेट करके काम कराते थे, डेलीगेट करके। सो एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको बहुत धैर्य के साथ काम करते जाना है। चीजें बहुत मुश्किल होंगी। ऐसा भी समय था जब हम सैलरी इसके लिए सोचते थे कि अगले महीने कैसे वर्कआउट करेंगे, लेकिन क्योंकि सोच नेक थी, हमने कभी किसी को चीट नहीं किया, हमने हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, जहां गलतियां हुई उनको सुधारा, एक्सेप्ट किया। हमेशा ऐसा होता था कि सैलरी के टाइम कहीं ना कहीं से कोई ऑर्डर या कोई फंड आ जाता था। सो हमें ये लगता था कि हम सही राह पर हैं, क्योंकि ईश्वर सपोर्ट कर रहा है, कोई काम रुक नहीं रहा था और आज तक एथिक्स के साथ भी धंधा किया जा सकता है। एक जो बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियां लेके आते हैं कि देखिए उसने ऐसा किया, उसने बैंक का लोन नहीं दिया, उसने ये किया, उसने ये की।
मेरा ये कहना है इन बच्चों से, ऐसी बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी हैं जिनको आप एडमायर कर सकते हैं, बस वो पेपरों में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। 5-10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बैंक लोन को नहीं दिया हो या कुछ गलत किया हो, लेकिन जो लोग सरवाइव करते हैं सालों तक, उनके पीछे उनका इथिकल बैकग्राउंड होता है, उनकी रूल बुक होती है। तो पहला आपका आइडिया यदि आप जीते हैं तो, दूसरा आपके पास यदि आपकी रूल बुक है तो, और तीसरा आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आपका स्टार्टअप कभी बैक नहीं करेगा। 100%। क्या और कुछ आप कहना चाहेंगे यूथ को? मुझे सभी यंगस्टर्स को ये कहना है कि आपको अगर स्टार्टअप करना है, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, आपको करना चाहिए, लेकिन आपको पहले अकेले बैठ के एनालाइज करना है अच्छी तरीके से कि क्या मैं इसको सरवाइव कर पाऊंगा, क्या मेरी फैमिली इसके लिए तैयार है। अभी तक हमने अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लेके एजुकेशन ले लिया, सब ले लिया, क्या हमें कुछ साल फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि बिजनेस वर्ल्ड है कैसा, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है। सो आई बिलीव जिस तरह के बिजनेस में या आप कंपनीज में एंटर होना चाहते हैं, जिस तरह की इंडस्ट्री में आप एंटर होना चाहते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो, मेडिकल हो, कोशिश करें वहां काम करने की। इससे आप अपना कैपिटल बना पाएंगे और ऑपरेशन समझ पाएंगे। एक बार आप उसकी समझ आपको आ जाए और आपको लगे कि हाँ इस स्पेस में मैं अच्छा काम कर सकता हूं और मेरे पास एक यूनिक आइडिया है, किसी की कॉपी नहीं है और मैं इसको 8 साल 10 साल दे सकता हूं एस्टैब्लिश होने के लिए, तभी आप उसमें कूदें। अदरवाइज डू नॉट जस्ट स्टार्टअप फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग इट। यू शुड बी डूइंग इट समथिंग जो आपका नाम बनाए। पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, पैसा बनाने के लिए स्टार्टअप ना स्टार्ट करें। सो यदि आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, पैसा आपके पीछे भागेगा, और यदि आप पैसे के पीछे भागेंगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो लॉन्ग इस टर्म बात नहीं का चलेगी। ध्यान रखिए। बिल्कुल, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है और एक ब्रांड क्रिएट करना है और आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज को अच्छे से डिसिप्लिनरी वे में प्लानिंग के साथ में एथिकली कर पाऊंगा, क्वालिटी कॉन्शियस रहूंगा, कस्टमर के फीडबैक्स लेने के लिए हम तैयार हैं और फेलियर्स भी आएंगे, हम उसको झेलने के लिए भी तैयार हैं, तो येस यू शुड स्टार्ट इट। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, कुछ भी नहीं आता तो चलो स्टार्टअप कर लेते हैं, ये ट्रेंड थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव दिस इज वेस्ट ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी, बिकॉज आपका बहुत सारा एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड है, वो आप समय बर्बाद कर रहे हैं जब आप कुछ और अच्छा प्रोडक्टिव करके अपने फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो और मैं आजकल ये देखकर बड़ा दुखी होती हूँ जब इतने सारे स्टार्टअप्स होते हैं और उनको ये नहीं मालूम होता कि हम क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ फंडिंग, पिचिंग और इवेंट्स हैंडल कर रहे हैं और नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स का पार्ट बन रहे हैं, उनकी मेंबरशिप फी दे रहे हैं। दिस इज समवेयर दे आर ड्रेनिंग आउट देयर कैपिटल। सो आई बिलीव सही तरीका ये है कि पहले आप सीखो, समझो, प्लान करो और फिर एंटर करो। इट्स अ सी, उसमें डाइव करने से पहले पता नहीं क्या क्या अंदर है, उसको समझ लो। तो किसी को मॉडल करना अच्छी बात है, किसी को देख के ऐसे सोचना कि मैं भी ये कर सकता हूँ, ये अच्छी बात है और ये सही होती है। लेकिन वर्तमान में आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी प्राइमरी जिम्मेदारियां क्या हैं, और उसमें से पहले नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे क्या और तीसरे नंबर पे क्या, इसको अगर हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे तो फिर पूरी तैयारी के साथ यदि हम किसी वेंचर में एंटर होते हैं तो हम बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन सिर्फ देखा देखी और इसने भी ऐसा कर लिया, उसने भी ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर लूंगा, ऐसे करके ना करें। क्योंकि बच्चों, आपकी जिंदगी की ये पहली शुरुआत फिर से होती है। जब आप अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं, उसके बाद जब आप जिंदगी की लड़ाई में उतरते हैं, तो पहली लड़ाई पूरी तैयारी के साथ लड़ें तो मजा आएगा। यदि कुछ साल आपको उस फील्ड में जॉब करके एक्सपीरियंस लेना है तो वो ले लीजिए। कुछ साल आपको अपना पूरा पैसा बना के थोड़ा सा इकट्ठा करके रखना है तो वो ले लीजिए। कुछ साल आपको ऐसा लगता है कि परिवार ने आपके ऊपर बहुत स्पेंड किया है, उनको उनका बना के देना है तो वो दे दीजिए। तो जो आपकी परिस्थितियां कहती हैं उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए और उस प्लान पे बने रहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो मदद करेंगे, पर शर्त यह है कि आप मदद किस लिए चाहते हैं। आप सिर्फ पैसा चाहते हैं क्या, आप सिर्फ पावर चाहते हैं क्या, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो सस्टेन करे सालों तक, जो आपको संतोष दे। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाती रहती हूँ, तो वहां पे जब मेरा सेशन होता है उसके बाद में काफी बच्चे मेरे पास आते हैं कि मेरे पास भी एक आइडिया है, मैं भी स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि वेरी गुड, अपना आइडिया लेके मेरे पास आओ, आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, आई विल गाइड यू टू मेक इट बिग।
प्लान बनाएंगे, क्या आइडिया है, डिस्कस करो, दे नेवर टर्न अप। वहीं अगर कोई वीसी उनको मिलता है बोलते हैं और वो बोलते हैं कि आप हमसे मिलो एंड आई मे फंड यू, वो उनके पीछे भाग जाते हैं। एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए मेंटरिंग और सही गाइडेंस की ज्यादा जरूरत होती है बजाय पैसे की। देयर आर एक्चुअल वीसी फंड्स जो सामने आके कभी आपको नहीं करेंगे, पर मार्केट में ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं जो केवल कुछ पैसों के लिए, मतलब मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जो 5 लाख 10 लाख के लिए अपना 60% स्टेक बेच देती हैं और ये लोग उनको टेक ओवर कर लेते हैं, या फिर वो सस्टेन ही नहीं कर पाते बिकॉज 10 लाख में आप अपने बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको समझना पड़ेगा आपको एक्चुअल कितने पैसों की आवश्यकता है, उसके लिए आपके पास में एक मेंटोर होना जरूरी है। So find a good mentor before entering. It could be your father, it could be your teacher, it could be a existing startup in the same domain. कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अगर कुछ करना है तो भाई प्रियंका मैम या प्रणव सर है, या आईटी में करना है तो XYZ है। सो यू नीड टू फाइंड कि किस इंडस्ट्री में आपको एंटर होना है, वहां कौन है जो अच्छा कर रहा है, क्या वो अवेलेबल है मुझे गाइड करने के लिए। सो गो विद दैट। ऑल्सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मिस नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको अपने आइडिया पे विश्वास है तो मुझे लगता है सबसे पहले उसको ट्रेडमार्क या पेटेंट कराइए। वायु का नाम जैसे हमारे दिमाग में आया था हमने उसको ट्रेडमार्क करा लिया था, बिकॉज अगर आपके पास में आईपी वीक है तो आप ये वो चीज वो भी आपका असेट होता है। तो आप बैंकर के पास जाते हो तो आप बोलते हो मेरे पास में ये आईपी है, मेरे पास इतने पेटेंट्स हैं, मेरे पास ये ट्रेडमार्क है। इट शोज कॉन्फिडेंस कि यार मैं नहीं चाहता मेरा ब्रांड कॉपी हो, मैं आज स्क्रैच से एक ब्रांड को बड़ा करने का कोशिश कर रही हूं और 3 साल बाद कोई उसी नाम से कुछ और बनाने लग जाएगा। इट शुड नॉट बी हैपनिंग। तो हम कोई भी प्रोडक्ट या ब्रांड लॉन्च करने से पहले उसको स्ट्रांगली उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी देख लें कि हम उसको सेफगार्ड कर लें। कभी भी बिना पेपर्स के किसी पे विश्वास के बेसिस पे हमने बहुत सारी चीजें हैं जो मिस आउट की हैं। हमने ऐसा भी स्टेज आ गया था, किसी एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने कोशिश की थी कि हमारे फंड्स को ही ब्लॉक कर ले। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर लेटर हेड। ये सब अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप किसी के साथ काम करते हो और आपका कोई गाइड होता है। हमारा कोई गाइड नहीं था और हमको ये लगता था कि काश हमारे पास में हमारा कोई पुश्तैनी बिजनेस होता जो हमको सिखा के भेजते कि बिजनेस के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और स्टार्टअप ट्रेंड के साथ में ये चीज और हो गया है कि मिसयूज बहुत करते हैं लोग, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। आप इतनी मेहनत करते हो और आपकी कंपनी का मैक्सिमम शेयर लेके आपके बॉस बन जाते हैं, तो फिर आप स्टार्टअप शुरू ही क्यों किए जब आपको किसी बॉस के अंडर ही काम करना था? आप कहीं नौकरी ही कर लेते हैं, कम से कम कोई टेंशन नहीं रहता कि 6 बजे घर आ गए फिर सारा टेंशन उनका। एब्सोल्युटली, हर महीने रिपोर्ट्स देना एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट व्हाट यू आर डूइंग, whether you really want a mentor and guide or you want a partner who is just there for the sake of money and his bossing, और आपके ऊपर बॉस बन के बैठा होगा। और यदि किसी को प्रियंका जी से किसी तरह की मेंटरिंग चाहिए तो अपना आइडिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वो आइडिया अच्छा होगा हम इनके पास भेजेंगे, अच्छा होगा तो आप फिर इनसे बात कर पाएंगे। बिल्कुल, एनी टाइम आई एम देयर फॉर हेल्प। मैं सभी पोर्टल्स पे बोलती हूँ और यहाँ से भी बोलूंगी कि जितने भी बच्चों के पास में, चाहे वो मेरे डोमेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से हो या किसी और डोमेन से हो, क्योंकि बेसिक जो एक आइडिया लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आप किसी के भी पास जा सकते हैं। तो पहले एक अच्छा गाइड और मेंटोर ढूंढिए जो आपके प्लान्स को क्वेश्चन करे, जो आपको बोले कि ये क्यों कर रहे हो, इसमें क्या नया है, या इसको तुम कितने महीने तक के लिए तुम्हारे पास कैपिटल है, कैसे फंड कर रहे हो। तो मैंने ऐसे भी स्टार्टअप्स देखे हैं कि जिनके पास खुद के पास मर्सिडीज है, ये है, वो है, सब कुछ है, वो बोलते हैं हम तो वीसी फंड लाएंगे और फिर हम स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। सो यू नो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। सो इसको सीरियसली अब समझने की जरूरत है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी जरूरत है इसको सेंसिटाइज करने की यूथ में कि एक्चुअली स्टार्टअप क्या है। इट इज अ क्विक गाइड टू एंटर इनटू बिजनेस वर्ल्ड, बट इट इज नॉट समथिंग टू डू फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड। कि क्योंकि 10 मेरे फ्रेंड स्टार्टअप कर रहे हैं, मैं भी एक स्टार्टअप कर रहा हूं। आजकल ऐसे ही बोलते हैं स्टार्टअप कर रहा हूं। स्टार्टअप करा नहीं जाता, स्टार्टअप हैज टू बी लिव्ड। ये आपका एक प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड है, ये आपको नाम देगा, इससे आपकी पहचान बनेगी। तो आपको सोचना है कि आपको कब किस स्टेज पर क्या करना है, प्लानिंग के साथ उतरना है, इनोवेशन के साथ उतरना है। और जिसकी जरूरत है मार्केट को, सर्विसेज की जो जरूरत है, मेडिकल लाइन में स्टार्टअप इंडिया की साइट पर लिखा रहता है कि हमें इन चीजों की आवश्यकता है। सो बच्चे उसको भी नहीं देखते हैं, पढ़ते ही नहीं है, वेबसाइट पे भी नहीं जाते हैं कि अगर स्टार्टअप रजिस्टर करना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दे डोंट रीड, दे गो फॉर एन एजेंट।
जबकि हमने कभी हमारे कंपनी में एजेंट्स यूज नहीं किए। मैंने खुद ने पढ़ा है, एक एक पॉलिसी, एक एक डॉक्यूमेंट और चीजें करवाई हैं। सो दैट मेक्स यू थॉरो, दैट मेक्स यू नो थिंग्स कि भाई अगर मुझे स्टार्टअप बनना है, रिकॉग्नाइज, तो मुझे ये चाहिए, मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए, मुझे इनोवेटिव होना चाहिए, मेरे पास में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डायरेक्टर्स होने चाहिए। सो ऑल दैट शुड बी नोन, तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। सो वो मेहनत के लिए तैयार है क्या? सो दैट थिंग शुड बी देयर। और यदि मान लीजिए आपसे इंस्पायर होके बच्चे मेहनत के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं तो जैसे पहले आपने भी कहा कि मुश्किलें तो आएंगी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता मिलती है तो मजा भी नहीं आता है, तो संघर्ष तो आएगा। तो संघर्ष की उस स्थिति में अपने आप को कूल कैसे रख पाए? आपने भी बहुत सारा संघर्ष देखा है, तो कैसे जब ऐसी स्थिति आ गई होगी कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है, आपका कोई स्पिरिचुअल साइड है जो आपको सपोर्ट करता है या जिसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए? क्योंकि स्थितियां तो हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहेंगी, उन स्थितियों से बाहर नहीं निकलेंगे तो अच्छी स्थिति लाएंगे भी कैसे? क्या आप करते हैं इसके लिए और क्या आप सबको सजेस्ट करें? इनिशियल डेज में तो सही बोलूं तो समय ही नहीं था कि कोई एक ऐसा समय अपने लिए निकाल पाए जहां हम मेडिटेशन करके या कुछ भी एक बुक्स पढ़ के हम अपने आप को स्टेबल कर पाएं। तो इनिशियल डेज में तो खूब मेहनत करते थे, और प्रॉब्लम्स, एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स। रोज आती है, आज भी आती है, और रोज नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो कल प्रॉब्लम को फेस किया सेम टाइप की प्रॉब्लम। स्ट्रगल प्लस प्रॉब्लम इक्वल्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। यस, बट मुझे लगता है कि वो फाइटिंग स्पिरिट धीरे धीरे जनरेट हो जाती है कि यार पहले पहले डर लगता था, अरे यार ये हो गया, अब हम इसको कैसे करेंगे, और अब तो सब खत्म हो जाएगा, और रात रात भर नींद नहीं आती थी और सोचते कैसे सोल्यूशन निकाले। पर एक चीज जो हम दोनों में थी, हम दोनों को ये था कि इसको सक्सेसफुल तो करना है, बिकॉज हमने सारे बैकडोर्स बंद कर दिए थे। क्योंकि जहां से सवाल आता है वहां पे कहीं जवाब भी होता है, ढूंढना पड़ता है। तो हमको ये था, अच्छा हमारा कोई गाइड मेंटोर भी नहीं था, स्टार्टअप वर्ल्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हम दोनों सोचते क्या करें। तो क्योंकि इरादे नेक थे तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढते थे, और वो सोल्यूशन मिल जाता था, और सोचते थे चलो इससे बाहर निकले, अब अगली बार हम सक्सेसफुल होंगे। तो अगले दिन नई चुनौती आती थी। धीरे धीरे समझ में आया कि रोज ही चुनौती आनी है, डरना नहीं है, इसका सामना करना है। और एक चीज जो मैंने सीखा है इससे, थॉरो रहना है। पेपर आपके बिल्कुल सिस्टमैटिक होने चाहिए, आपके पास हर कागज, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपके पेपर्स पे कितने नंबर्स हैं, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी क्या सैलरीज हैं, या फिर से फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट में कितने क्वालिटी नॉर्म्स हैं, वो आप पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये अगर आप इसको लेकर थॉरो हो, इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर थॉरो, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स काफी लेवल तक कम हो जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं, फिर भी एक नई तरीके की चुनौती आती है। सो पेशेंस, परसिवरेंस। अब जाके जब कंपनी में थोड़ा स्टेबिलिटी आना शुरू हुआ है और हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट आया, तो हमको ये लगा कि अब थोड़ा समय हम अपने लिए निकाल सकते हैं। पर मैंने ऑफिस के टाइम में से टाइम नहीं निकाला है। आई स्टार्ट माई डे अ लिटिल अर्ली टू वर्कआउट, कि उससे मेरा फोकस बढ़ता है, उससे मेरी एनर्जी लेवल्स बढ़ती हैं। तो कितना भी काम करने के बाद भी शाम को मुझे अगर आप और काम दे दें तो मैं थकती नहीं हूँ। सो दैट स्टेमिना नीड्स टू बी बिल्ट अप। कोई चैलेंज आया है और कोई सवाल आया है तो उसका उत्तर ढूंढने में लग जाएंगे, आपको कहीं मौका ही नहीं आएगा डिमोटिवेट होने का या निराश होने का, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर ढूंढना है या उसका आंसर ढूंढना है या उसका जो पजल है उसको सॉल्व करना है, तो उसमें लगे रहिए। और जैसे कई बार कहा जाता है कि क्या मोटिवेट करता है, आपने जो सुबह तय किया है उसको करना है, बस यही मोटिवेशन है, अलग से किसी मोटिवेशन की जरूरत क्या है। जो काम आपको पता है कि सुबह आपने तय किया है या एक दिन पहले तय किया है कि ये करना है, तो वो करना है। जब भी आप किसी अलग से मोटिवेशन को हमेशा ढूंढने लग जाओगे, ऐसा होगा कि आप सोचोगे 10 मिनट का कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं और 2 घंटे आप उसी पे लगे रहोगे, क्योंकि उसके बैक टू बैक आपको न जाने क्या क्या दिखेगा और उसमें लग जाओगे। आपका जो काम है, जो आपने तय कर लिया है, उसको करना है, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। हमने डे 1 से ये सोचा था कि इस कंपनी को कभी भी लोकल कंपनी जैसा नहीं रखना है, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे ही ऑपरेशंस रखने हैं, क्वालिटी भी वैसे रखना है, मशीन्स भी वैसी रखनी है कि अगर ऑर्डर आए तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। वो जो बड़ी सोच थी, लेकिन काम हर कुछ करना है इनिशियल लेवल पे, इसके लिए भी तैयार थे। इस मोटिवेशन लेवल के साथ में
थकने का तो ऑप्शन ही नहीं था या हारने का तो ऑप्शन ही नहीं था। और साल 2 साल इतने ट्रबल्स देखने के बाद में ये समझ में आ गया कि स्ट्रगल इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्ट्रगल तो रोज आएगा और रोज नए इश्यूज आएंगे, रोज नए तरह के लोग मिलेंगे जो अलग अलग क्वेश्चन मार्क्स आपके ऊपर लगाएंगे, पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। थोड़ा पेशेंस कई बार काम आता है कि आप रुक जाओ, सोचो, समय को निकल जाने दो। कई बार सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, कई बार सोल्यूशन मैंने अपनी टीम को बहुत एम्पावर किया है, तो आई मेक देम वर्क लाइक माई फैमिली, तो उनको मालूम है। तो समटाइम्स सोल्यूशन कम्स फ्रॉम योर टीम, समटाइम्स सोल्यूशन कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर किड्स। तो कई बार आप एनवायरमेंट को अगर थोड़ा सा खुल के जियो और अवेयर रहो कि आसपास क्या है, सोल्यूशन आ जाता है। यू जस्ट नीड टू बी मूविंग। और हर बार जब स्ट्रगल के बाद सोल्यूशन आता है तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, आप हर बार और मजबूत होकर बिल्कुल आप नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हो। जब कभी भी समस्या आती है या प्रॉब्लम आती है तो ये सोचो कि अब और मजबूत होने का समय है, और स्ट्रांग होने का समय है, और पूरी तैयारी के साथ लग जाओ। मुझे लगता है कि हम किसी भी समस्या से जूझ सकते हैं। 100%। और अभी एक चीज और जानने की है कि जो आपको ये अवार्ड मिला था वन ऑफ द टॉप 100 SME, तो कैसे लगा था और क्या आपने सोचा था कि मुझे मिलेगा, और क्या प्रोसेस होता है, और जब वो अवार्ड मिलता है कैसा फीलिंग होता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हर अवार्ड जिसके लिए हम फाइट करते हैं वायु में, वो मेरिट बेसिस होता है। तो इनकी एंट्रीज बड़ी लॉन्ग फॉर्म्स होते हैं, इसमें बड़े खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी पूछे जाते हैं और पर्सनल एस्पेक्ट भी पूछे जाते हैं, प्रोडक्ट डिटेल भी पूछी जाती है। तो एक पहले तो उनके फॉर्म को थॉरली भरना, तो आई एंश्योर कि वो फॉर्म्स मैं ही भरूं, बिकॉज मुझे लगता है मेरे प्रोडक्ट को मुझसे अच्छा कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। सो आई डू दैट ऑन माई ओन आफ्टर फाइंडिंग टाइम। सेकेंडली, प्रेजेंटेशंस। ये अवार्ड टॉप 100 SME अवार्ड हुआ, टॉप 30 नीति आयोग, टॉप 30 विमेन ऑफ इंडिया जो नीति आयोग ने दिया। आज भी जब मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज हर एक मोमेंट मैंने जिया है उस अवार्ड का, और उसमें इतना कंपटीशन था, इतनी मेहनत थी कि जब मैंने पहली बार उस एड को देखा था कि नीति आयोग नॉमिनेशंस बुला रही है, मुझे लगा बड़ा इजी है यार, कितनी महिलाएं होंगी इंडिया में। तो मैंने उसका फॉर्म भरा। जब फॉर्म भरा तो 2 महीने बाद ये हुआ कि आपको प्रेजेंटेशन बना के भेजना है, तो हमने वो प्रेजेंटेशन बना के भेजा। सेकेंड राउंड हुआ। थर्ड राउंड ये हुआ कि आपको दिल्ली आना है और टॉप 1000 विमेन के बीच में कंपटीशन होगा, और मालूम चला कि करीब करीब 15,000 औरतों ने अप्लाई किया है इस अवार्ड के लिए। जब वो टॉप 1000 विमेन के बीच में हमने देखा कि 100 के 10 हॉल्स में औरतें बैठी हुई हैं, और जब मैं उस हॉल में एंटर हुई तो मुझे लगा ठीक है यार, ऐसे ही नेम सेक के लिए होती है हमारे इंडिया में औरतें, कि नाम से तो बिजनेस उन्हीं का होता है, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम होता कि बिजनेस है किस चीज का या प्रोडक्ट क्या है, नो हाउ नहीं होती। तो मुझे लगा इट विल बी वेरी इजी, मैं तो बहुत आराम से क्रैक कर लूंगी, बिकॉज मैं तो बिजनेस जी रही हूं, तो मैं तो बोल पाऊंगी, मेरे में पैशन है। जब मैं उस हॉल में एंटर हुई तो जो 100 महिलाएं बैठी थी, वो हर एक महिला मेरी कॉपी थी। मेरी कॉपी मतलब उसको अपना प्रोडक्ट मालूम था, वो स्मार्ट थी, उसको अपना प्रेजेंटेशन आता था, उसको फाइनेंशियल्स मालूम थे, इनफैक्ट मुझसे भी बेटर थे, बिकॉज दे वर टॉकिंग हाई अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड दे हैड, उन्होंने अचीव कर लिया था सक्सेस। वो उनके मल्टीपल करोड़ में टर्नओवर थे, मेरे उतने टर्नओवर्स भी नहीं थे। तो मुझे लगा ओ माय गॉड, अब तो शायद ही हो पाएगा, लेकिन हम अपना 100% देंगे। वो फर्स्ट राउंड देने के बाद में जब मालूम चला कि मैं टॉप 100 में पहुंच गई हूं, और फिर से एक राउंड हो रहा है प्रेजेंटेशन का, और वहां मुझे 5 अलग अलग पैनल में जाके प्रेजेंट करना है, मैंने कहा ठीक है ये भी करेंगे। तो ये भी किया, तो मालूम चला कि अरे यार ये तो इट इज गोइंग टू बी रियली टफ। और फाइनली जब बुलाया गया सुषमा स्वराज भवन, मुझे अभी भी याद है, और 100 महिलाएं थी, और किसी को नहीं मालूम था कि अवार्ड किसको मिलने वाला है, और टॉप 30 ही नाम आने वाले थे। हम सब फ्रेंड्स बन चुके थे, हम सब एक दूसरे का बिजनेस जानते थे, हमारा एक ग्रुप बन गया था। तो हमको ये था कि यार हर किसी को मिलना चाहिए, किसी को ना मिले ऐसा नहीं, क्योंकि हर कोई अपने लेवल में, अपने फील्ड में मास्टर था। तो जब टॉप 30 अवार्ड शुरू हुआ, पहला नाम मेरा आया, तो आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड। और वो अचीवमेंट मैं आज भी, मुझे लगता है कि येस आई डिजर्व इट। जब अवार्ड ऐसे होते हैं ना दीदी, तब मजा आता है, क्योंकि आप कॉम्पीट करके वहां पहुंचते हो। जस्ट क्यों ऐसे ही मिल जाता है वो अवार्ड, इतना याद भी नहीं रहता मुझे। सो दैट अवार्ड इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड ऐसे ही टॉप 100 SME का भी था, इतने SMEs हैं,
और इतना डेटा मांगते हैं वो लोग, और वो सारा डेटा क्योंकि मैं रोज इन्वॉल्व थी, मेरे पास था, तो मैंने वो दिया फॉर्म भर के, और फिर वो वहां पे जाना और सारे पैनल्स के बीच में सिर्फ 100 नाम आना और मिनिस्टर से वो अवार्ड मिलना, अगेन इट वाज अ मेरिट। सो जो मेरिट बेस्ड अवार्ड्स हैं, आई ऑलवेज बिलीव ऑन देम। और आज भी जब कोई ऐसा ईमेल आता है कि दिस इज द अवार्ड एंड यू गोइंग टू बी अवार्डेड एंड एंट्री फीस इज इवन अगर 1000 रुपीज, आई से आई डोंट वांट टू गो। मैं ये बात बहुत समय से कहना चाह रही थी अपने किसी पॉडकास्ट पे, और आज जो प्रियंका की वजह से मैं आपको कह रही हूँ, ये बिल्कुल आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, आप कुछ काम करती हैं, आप सोशल लीडरशिप में हैं, आप पॉलिटिकल लीडरशिप में हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, ये ईमेल्स आपके पास आते ही होंगे कि आपको कुछ देना है, लेने के लिए मत करिए। जब भी प्रियंका बता रही थी कि कैसे उन्होंने टॉप 100 तक पहुंची, 15,000 लेडीज ने अप्लाई किया था, और उसके बाद टॉप 1000 एंड टॉप 100, तो वो जो एक गर्व होता है, वो जो एक हमारी मेहनत होती है, वो जो एक फीलिंग होती है, वहां पे मेरे ख्याल से जब टॉप 100 बैठी होंगी तो हर एक महिला उतनी ही डिजर्व करती होगी जितना आप डिजर्व करती, तो उनके बीच में से हमारा नाम आना या नहीं आना भी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल सही बात। टॉप 100 तक पहुंच पाना इज अ बिग अचीवमेंट, और ये अचीवमेंट आपको अगले 20 सालों के लिए काम करने की एनर्जी देता है। 100%। अपने आसपास उन लोगों को इकट्ठा मत होने दीजिए जो आपकी बेवजह तारीफ करके, आपको एक तमगा देके आपको ये जताते हैं कि आप कुछ हो गई हैं। जब तक आपकी आत्मा नहीं मानती है, जब तक आपका मन नहीं मानता है, जब आपकी मेहनत नहीं मानती है कि कुछ हो गए हैं, तब तक होने में भी मजा नहीं है। और उसको एक्सेप्ट ही मत करिए, बिकॉज वो एक्चुअली आपका है ही नहीं, तो आप वो स्टॉप कर देता है, वो आपको ब्लॉक कर देगा, वो आपको ब्लॉक कर देगा। आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा कि अरे यार ये ले तो लिया है बट इतने पैसे लग गए, ये वो कैपिटल लग गया, टाइम लग गया, एनर्जी लग गई, नो वेज, और आप झूठा दिलासा दिला रहे हो। और जब आपको बहुत सारी बधाइयां आएंगी तब आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला है जो शायद मैंने तो फिर भी कुछ किया है पर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, उनको भी मिला है। तो यदि हम ऐसी चीजों को नहीं रोकते हैं और हम सपोर्ट करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि समाज में ऐसे लोग हैं, तो हमें ये कहने का हक नहीं बनता। यदि हमें वो दम नहीं है कि हम कह पाए कि नहीं, हमें अगर आप कुछ देना चाहते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो हमारे काम के दम पे अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तो आपका स्वागत है। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि समाज ऐसा हो गया है, लोग ऐसे हो गए हैं, या राजनीति ऐसे हो गई है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो गया है। साथियों, एक सच्ची बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये जो राजनीति के लोग हैं, ये जो समाज के लोग हैं, ये सब हम में से ही गए हैं। कोई हमारे कजन्स हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई हमारे रिलेटिव्स हैं, कोई पड़ोसी, कोई हमारे शहर के लोग हैं, कोई हमारे स्टेट के लोग हैं। हम में से ही सब लोग वहां जा रहे हैं। तो हम जिस दिन बदलना शुरू कर देंगे, ये सब बदल जाएंगे। बजाय इसके कि हम रास्ता देखें कि जब समाज बदलेगा तब मैं बदल जाऊंगा या तब मैं बदल जाऊंगी, हमने अपने से शुरू करना चाहिए। और आज जो हमने प्रियंका जी से बातचीत की है, बहुत सारी चीजें इनमें ऐसी हैं जो दमदारी से कहती हैं। दमदारी से इसलिए कहती हैं कि अपने रूल बुक पे बने रह के इन्होंने ये अचीव किया है, अपने सिद्धांतों पे बने रह के ये अचीव किया है, और सिद्धांतों पे बने रहकर भी अचीवमेंट होते हैं। इस बात का विश्वास आप इनके चेहरे से और चेहरे पे दमकते उस गर्व से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके चेहरे पे भी आना चाहिए और आपका चेहरा भी ऐसा दमकना चाहिए, तो सबसे पहले एक रूल बुक बनाइए। आपको बहुत कुछ चाहिए और आपका हक है इस दुनिया से। आपको अपने हक का पैसा, अपने हक का अचीवमेंट, अपने हक का फेम सब लेना चाहिए, बट अपनी रूल बुक सबसे पहले इन कंडीशंस पे चाहिए, कैसे भी नहीं चाहिए। अगर पहली शुरुआत ये कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आज की हमारी बातचीत कुछ सार्थक हो जाएगी। 100%। आप क्या कहना चाहेंगी बाकी लोगों को, यदि वो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी अपने जिंदगी में नया करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा आपने बोला, शुरुआत से ही थॉट्स बहुत क्लियर होना जरूरी है। क्या करना है उसको पेपर डाउन कर लीजिए, प्रॉपर प्लानिंग करिए, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करिए कि मेरे पास नॉलेज कितना है, मेरे पास में नेटवर्क कितना है, उसके अलावा मेरे पास फंड्स कितना है, और मैं कितने दिन में इसको एक सस्टेनेबल आइडिया बना पाऊंगा। क्या मैं फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स, सेल्स लेवल्स, सब कुछ इनिशियली इंडिविजुअली हैंडल करने के लिए रेडी हूं। अगर आपके प्लान्स और आपके पॉलिसीज इन प्लेस हैं जिसको आप
बोल रहे हैं रूल बुक, सो इफ योर पॉलिसी इज इन प्लेस एंड अगर आपको लगता है कि ये सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं और आपका आइडिया बहुत यूनिक है, यू मस्ट स्टार्ट अ स्टार्टअप, अदरवाइज यू शुड रीथिंक अबाउट इट कि नहीं, मे बी आफ्टर सम टाइम देयर इज नो एज टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। हमने जब शुरुआत की थी, आज हमको लगता है कि हम शायद हम और पहले शुरू कर सकते थे। कई यंगस्टर्स करते हैं आज की डेट में, बट मुझे लगता है कि शायद तब हमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती चीजें हैंडल करने की, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती कि पेशेंस रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या सपोर्ट सिस्टम नहीं था। ये सारी चीजें भी सोचना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग समथिंग। प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यू हैव टू बी गुड ऑन योर IP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसके साथ में यू कैन ऑलवेज डाइव इनटू अ स्टार्टअप वर्ल्ड, बट थिंक अबाउट इट प्रॉपरली। तो नया करिए, नए बनिए, नवीनीकरण की गुंजाइश हमेशा होती है। हम 100% बस इकोलॉजी का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो करने के बारे में प्लान कर रहे हैं उससे आपका मॉरल सिस्टम तो हार्म नहीं होता, आपके परिवार के वैल्यूज तो हार्म नहीं होते, आपके समाज को कुछ नुकसान तो नहीं होता, और ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो पर्यावरण है, इसको नुकसान तो हम नहीं कर रहे। यदि ये 4 बातें आपकी क्लियर हैं तो नया शुरू करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रियंका जी, आप बहुत प्रोग्रेस करें, बहुत नाम कमाएं और आप बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर करें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय भारत।